काम तो कुछ और कर रहा था, फिर करते करते यहाँ टीचिंग में आ गया। तो स्टोरी में यह है कि आप जब भी तैयारी शुरू करते हो तो मैं उसको थोड़ा मैरिज फंक्शन के साथ रिलेट कर देता हूँ। तो आप सामान्य रूप से कभी शादी वादी में गए होंगे तो खाने पीने के लिए आपने देखा होगा, आगे सूप का काउंटर होता है, चाट का काउंटर होता है, पीछे डेजर्ट्स भी हो जाती है, सलाड्स भी हो जाते हैं बहुत सारे। आजकल लोग बहुत कॉन्टिनेंटल डिशेज भी रखते हैं, पर पेट नहीं भरता उससे। रियलिटी है कि नहीं है? आप देखिए कि रियलिटी यही है कि आपको रोटी सब्जी दाल चावल मिलना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी भी घुमा फिरा के वहाँ से शुरू होती है। करंट अफेयर्स जैसे सर ने भी इलॉबरेट किया, वो सूप के इक्विवेलेंट है, वो स्टार्टर के इक्विवेलेंट है, पर उसके ऊपर अगर आप देखिए कि आप पीछे के बैकग्राउंड के अंदर उसका स्टैटिक बेस ना बना होगा तो आप अधूरे रह जाओगे। और यूपीएससी के अंदर सबसे मेन कोर 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट कर दो, हिस्ट्री के साथ कल्चर ऐड कर दो, और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। ये 5 या 6 सब्जेक्ट के ऊपर ही आपका पूरा बेस बनेगा। आप में से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर भी रहे हैं, खास करके इसकी जब हम लोग तैयारी के ऊपर देखते हैं तो एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट सेंट्रिक चलेंगे एंड विल ट्राई टू सी दैट कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे डील किया जा सकता है। इवन आप खुद से भी कर रहे हो तो भी सबसे कोर है, आप शुरू करोगे ऐसे टॉपिक से जो स्टैटिक है, ऐसे एरियाज जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर ओवरलैप होते हैं। होता क्या है कि विद्यार्थी जब नया नया तैयारी करना शुरू करता है तो उसको लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स मेंस और मेंस के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर पहले पीएचडी कर दूं। तुर्की के में अर्थक्वेक आया होगा तो शायद तक होगा एनडीआरएफ के बारे में पढ़ा होगा, तो यू गो विद रिस्पेक्ट टू एनडीआरएफ। एनडीआरएफ इज वन सच एजेंसी जो खाली कार्य कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर रिलीफ। ओके, बट हमें पीछे ये देखना है कि उसकी लिंकेजेस कहाँ से आई है, और वो स्टैटिक सब्जेक्ट से ही आती है। तो स्टैटिक के जो की रिसोर्सेज है, अगर आपने उसको समझ लिया तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट। स्टैटिक के अंदर भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, ये 3 है, और उसके ही सब अलाइड, और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक सर ने बताया। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जैसे हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे हम लोग, या आप भी खुद से भी कर रहे होंगे, तो पढ़ना क्या है? तो मेरा ये मानना है कि रीड 1 बुक फॉर 10 टाइम्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स फॉर 1 टाइम। सिंपल चीज़ है, फिनोमिना। एक ही किताब 10 बार पढ़ो रेदर देन 10 किताबें एक एक बार पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो आप पूछोगे कि सर हिस्ट्री में 5-10 किताबें आती है, कौन सी पढ़ना चाहिए? तो स्टैंडर्ड बहुत सारी पब्लिकेशंस अवेलेबल है। मेरे हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। और वो शुरुआती होती है ऐसी किताब से जहां आपको मैक्सिमम कवरेज मिल जाता है। अब यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के कुछ 20 से 22 क्वेश्चन हर साल आते हैं। एवरी ईयर यूपीएससी विल बी आस्किंग अराउंड 20 क्वेश्चन। पिछले साल 17 थे, पर एवरेज उसकी 20 की रही है। उसमें 4 टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा कॉस्ट बेनिफिट अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, वो मेजोरिटी क्वेश्चंस एटलीस्ट एंशिएंट से कवर करती है। वैसे ही रामचरण शर्मा जी की बुक आती है, आर एस शर्मा की, आपने ओल्ड एनसीईआरटी देखी होगी। तो आइदर ऑफ द बुक यू कैन चूज इट आउट। यहाँ पे मैंने तमिलनाडु बोर्ड लिखा हुआ है, तो यू कैन अटेंड और यू कैन रीड फ्रॉम दैट बुक एज वेल। स्टैंडर्ड 11th की है, उसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों कंबाइंड है। सो बेस्ट पार्ट इज की अगर उसमें से आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली तो उसके बाद आप पीवाईक्यू देख लोगे तो ज्यादातर पीवाईक्यू आपके सॉल्व होंगे अराउंड 50-60%। सर ने कहा है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ सिलेबस। एवरी ईयर हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जो एज ए टीचर हमको भी चैलेंज कर देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा इन द सिविल सर्विसेज। पर वो छोड़ दो, वो मार्क्स पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है, एमपीएससी। वो मार्क्स से कहीं से निकाल के फैक्ट पूछ देगा यूपीएससी, बट वो जानबूझ के आपको लीव करने के लिए वो डाला गया है। वो क्वेश्चन ही ट्रैप होते हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव चले जाओगे। तो मेजोरिटी क्वेश्चन अगर आप 70-80% कवरेज दे रहे हो ऐसे सब्जेक्ट को जो स्टैटिक है, जो बल्कि भी है, और इसके लिए मैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा। आर एस शर्मा भी पढ़ सकते हो, पर आर एस शर्मा पढ़ोगे तो फिर आपको साथ में मिडिवल के लिए अलग से किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आर एस शर्मा साहब की जो बुक है दैट इज मेनली रिलेटेड टू ओनली एंशिएंट इंडिया ओनली। तो फिर आप मिडिवल के लिए फिर गोल गोल घूमेगा। मिडिवल में आते हैं 3 क्वेश्चंस। अभी तक ये ट्रेंड चल रहा था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री मिडिवल से नहीं पूछता, इस बार से पूछना शुरू कर दिया। 2 बार से चंगेज खान आ रहा है, और बलबन आ रहा है, और बाबर के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। ओके, सो यू नीड टू मेक इट स्मार्ट एज वेल। ओके, और आंसर तो यूपीएससी को ही पता है। जैसे मधुकर सर ने कॉम्प्रिहेंशन में कहा कि भाई कॉम्प्रिहेंशन का आंसर यूपीएससी जानती है। सर हिस्ट्री में भी आजकल ये हो रहा है, फैक्ट एकदम एक्सप्लिसिटली मेंशन होती है तो भी यूपीएससी कहता है कि नहीं, मेरे मन को भाया, मैं इसको राइट आंसर ठहराया। तो इन कंडीशन में आप देखोगे तो व्हाट विल डू एज अ टीचर, तो हमें फिर लड़ने के लिए तो एनर्जी तो वहां पे कहाँ वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी अल्टीमेटली अपना ही चलाएगा। तो इसी के कारण ये मिनिमम है आपके रिसोर्सेज में। आप देखोगे तो एंशिएंट है, मिडिवल में भी स्टैंडर्ड 11 तमिलनाडु बोर्ड की बुक में आप कवर हो जाता है। तो ये दोनों में से आप हिस्ट्री भी करोगे और कल्चर भी करोगे, क्योंकि कल्चर में आर्किटेक्चर जैसे इसका सब पार्ट आ गया, पेंटिंग्स देखोगे इसका सब पार्ट आ गया, डांस एंड म्यूजिक भी एंशिएंट इंडिया में इवॉल्व होकर आ गया था, तो वो भी इसी के अंदर से आपका हो जाएगा। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि सर बिपिन चंद्रा साहब की किताब आती है एनसीईआरटी फॉर्मेट के अंदर थी, बट उसमें से आजकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है, स्पेक्ट्रम या और भी प्राइवेट पब्लिकेशन है, मैग्रो हिल है, किसी एक की बुक उठाओ और उसको मिनिमम 3 से 5 बार रिवाइज करो। मेन क्या है कि लिंकेजेस आपको एस्टैब्लिश करने हैं, वो लिंकेजेस आपको आने चाहिए। से फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन इंडिया, उसमें सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, कल्चरल इंपैक्ट कैसे कैसे हुआ, तो वो लिंकेजेस जब तक आप नहीं एस्टैब्लिश करोगे हिस्ट्री के अंदर, आपको मोनोटोनस लगेगा। मेरे हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, तमिलनाडु बोर्ड के, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो भी मिलेगा। यहाँ पे भी हमने वो डाला हुआ है। तो ऑल दोस हु आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर्स के साथ पढ़िए या यूट्यूब के ऊपर जो अवेलेबल है उसके साथ पढ़िए, तो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल एज वेल। इसके सिवाय आर्ट एंड कल्चर बहुत ही डोमिनेटिंग पार्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री वो मेंस में नहीं पूछता है, पर आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से पूछ देता है। मिडिवल इंडिया के अंदर मुगल हिस्टोग्राफी के ऊपर से सवाल आ चुका है पिछली बार की पर्शियन लिटरेचर के बारे में बताइए। अब हम लोग को संस्कृत लिटरेचर एंशिएंट इंडिया का नहीं याद रहता, या आधुनिक लिटरेचर याद नहीं रहता, तो हम कैसे मिडिवल पर्शियन हिस्टोग्राफी को रिलेट कर पाएंगे? और वो भी पूछ रहा है कि वाज इट द स्पिरिट ऑफ द एज, कि क्या वो उस युग का वो एक बोध पाठ के रूप में कंसीडर करेंगे? तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। मेनली प्रीलिम्स के लिए तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी ठीक हो जाएगी, पर एक बुक मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए अभी भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें भक्ति सूफी मूवमेंट, उसके अंदर से फेस्टिवल्स, उसके अंदर से कैलेंडर का जो टॉपिक आता है, क्योंकि हर साल आप आर्ट एंड कल्चर में देखोगे एक दो क्वेश्चन आते हैं, वही के वही क्वेश्चन मेंस के अंदर भी रिपीट किए जाते हैं। अगर आप मेंस के अंदर सिलेबस देखोगे तो हेरिटेज ऑफ एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया इस तरह से कल्चर के रूप में दिया है, तो एवरीथिंग इज अंडर द रूफ। ओके, तो सिंघानिया साहब की किताब आप देख सकते हो, और बाकी पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करिए हिस्ट्री को लेके, क्योंकि व्हाट नॉट टू रीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रेदर देन व्हाट टू रीड। तो ये एक आपका है, बाकी हमारी नोट्स एंड एकेडमी की आप इसको भी पढ़ सकते हो। अदर देन दिस सेकंड कोर सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट।
और ज्योग्राफी एनवायरमेंट में भी इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसमें एक तो मधुकर सर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल के ऊपर ही है, जो सर ने बहुत ही इलॉबरेटली एक्सप्लेन भी किए हैं उसको। और बाकी एनसीईआरटी सेंट्रिक आप जाओगे तो भी चलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको करंट में अंदर मैपिंग करना है, खास करके जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ आ रही है। जैसे आप देखोगे पिछले साल से पीवाईक्यूज अगर आपने एनालिसिस किए होगे तो सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द मैपिंग कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट कहीं पे हो रही है, अभी तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया होगा तो उसके रिलेटेड आपको मैपिंग करना है, प्लेसेस को देखना है। और मेनली ज्योग्राफिकल मैपिंग में इकोनॉमिक मैपिंग और पॉलिटिकल मैपिंग करोगे, जहाँ जियोपॉलिटिक्स आता है मेनली, कि से फॉर एग्जांपल बोसोपोरस स्टेट के आजू बाजू में कुछ इशू हो रहा है या ब्लैक सी के अंदर भी यूक्रेन को लेकर भी चल रहा है, राइट। तो उस हिसाब से आपको मैपिंग करना होगा। इंडिया का भी मैपिंग आता है, वर्ल्ड का भी मैपिंग आ रहा है, वर्ल्ड के सेंट्रिक आजकल ज्यादा दिख रहा है, बट यू कैन नॉट एक्सक्लूड और यू कैन नॉट निग्लेक्ट इंडियन मैपिंग एज वेल। तो एक तो ज्योग्राफी के अंदर आप ये करोगे। दूसरा पार्ट आता है इसमें एनवायरमेंट की भी खासियत यही है कि एनवायरमेंट में बहुत सारी पब्लिकेशंस अवेलेबल है। इनफैक्ट एनवायरमेंट के अंदर जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर इकोलॉजी का तो मिल जाएगा, स्टैंडर्ड 12 की बायोलॉजी है उसके अंदर इकोलॉजी का एक यूनिट आता है, सो उससे आपका फाउंडेशन बनाइए। बट द प्रॉब्लम इज कि एनवायरमेंट में पूरा करंट स्टैटिक आता है, करंट का लिंकेज आ रहा है। सो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ये एरिया एक ऐसा है जो 40% आपके प्रीलिम्स के पेपर को डोमिनेट करता है। द रीजन इज द एग्जाम इज मर्ज्ड विद द फॉरेस्ट सर्विसेज। आपको पता होगा कि आप जो सीएससी का एग्जाम दे रहे हो दैट इज मर्ज्ड विद द प्रीलिम्स विद द फॉरेस्ट सर्विसेज एज वेल। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए वो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को हर बार ज्यादा बढ़ाता है। अब आप पूछोगे कि सर जो एग्रीकल्चर के लिए क्या करें या हम लोग मेनली एनवायरमेंट के लिए क्या करें, तो स्टैटिक ओरिएंटेड आप करंट के ऊपर जाइए। अब जैसे करंट के अंदर आपको मैगजीन्स डाउन टू अर्थ मिल जाएगी या और भी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एफएओ हो गया है या एनवायरमेंट के लिए यूएनएफसीसी के लिए रिलेटेड अभी कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आया होगा, वो देखिए। बट अंटिल अनलेस यू कोरिलेट विद द स्टैटिक पोर्शन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से चल रहा है। इसमें भी आपको ज्यादातर करंट सेंट्रिक करना है और पीवाईक्यूज को एक तो खास ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट आपका सेकंड बेस होगा, सेकंड पिलर होगा, जो दाल रोटी के साथ आपका पूरा कहानी चला रहा है। इसके सिवाय वी विल सी दैट तीसरा आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के लिए तो वही हो जाएगा छोटा मोर बड़ी बात, बट देन वी विल सी कि आशीर्वाद सर के लेक्चर और मुनाल सर के लेक्चर, आपको दोनों के लेक्चर्स यहाँ से मिलेंगे एंड यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। ओके, आप पूरा कंसेप्ट को लिंकअप करिए। अगर आपको इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रिसाइसली, तो उसमें भी फाउंडेशन के लिए एक तो एनसीईआरटी आती है, पर एनसीईआरटी के अंदर है ना वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत खिचड़ी बना के रखा है, रोटी सब्जी दाल चावल की। और मेन कहानी यही है कि एक तो कोर एरिया हिस्ट्री हो गया, दूसरा ज्योग्राफी एनवायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो गया। आप पहले सेल्फ स्टडी से पढ़िए या लेक्चर्स देख के पढ़िए। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको आप देखिए और लिंकेजेस बनाइए कि हाउ वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इंटररिलेटेड टू ईच अदर। उसमें मॉनसून की भी लिंकेजेस आएगी। जैसे आप फॉरेस्ट के बारे में देखते हो तो विशेष प्रकार के ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको एक स्पेशल जोन में मिलेंगे जहाँ बारिश आपको कम देखने को मिलती है। समझे कि नहीं समझे? उसकी आप सॉइल की कंडीशंस देखोगे तो सॉइल फॉर्मेशन के साथ भी वेजिटेशन इंटररिलेटेड है, तो कनेक्टिविटी आपको लानी पड़ेगी, तब जाके ये सब चीज़ें चलेगी। सर खैर, हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमी की, और इकोनॉमी में प्रिसाइसली व्हाट यू कैन डू इज कि आप फाउंडेशन के लिए एक तो आशीर्वाद सर के लेक्चर है, मुनाल सर के लेक्चर है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी में कोर सेंट्रिक आपको करंट अफेयर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी एंड बैंकिंग करके एक टॉपिक है, या फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा बजट सर्वे है। पर जब तक आपका बेसिक इकोनॉमी क्लियर नहीं होगा, बजट और सर्वे समझ ही नहीं पाओगे। तो यू नीड टू गो ऑन द फोकस पार्ट। इसमें मुनाल सर के लेक्चर देखिए, आशीर्वाद सर के लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 11 की बुक है, इनफैक्ट वो भी आप सजेस्ट रीड कर सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड ने अभी थोड़ा इंप्रूव किया है अपनी इसके रिसोर्सेज को, जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप कर सकते हो। बाकी तो इसके अंदर भी आपको पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना है और कोर को बिल्डअप करके उसके बाद आगे चलेंगे। और लास्ट इसके अंदर से जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर एक तो एनसीईआरटी बहुत ही फाइनेस्ट बुक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर पहले फोकस करिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट एक पॉलिटिकल थियरी की भी बुक है एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड 10th की है या 11th की है, नॉट एबल टू, 11th की है। पॉलिटिकल थियरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इन दोनों से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू गो टू लक्ष्मीकांत। अब देखो लक्ष्मीकांत में प्रॉब्लम ये है कि वो पीटी सेंट्रिक तो चल जाती है बुक, बट देन इट कम्स टू द मेंस एज वेल। ओके, अब मेंस के अंदर जो गवर्नेंस के इंटरलिंक वाले टॉपिक है उसमें आप क्या कर सकते हो कि करंट सेंट्रिक आप चलोगे। से फॉर एग्जाम्पल अभी आज की तारीख के अंदर कुछ इशू चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर, तो यू नो दैट कि कुछ आर्टिकल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, और करंट के अंदर अभी क्या चल रहा है उसको आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू आप उसको सप्लीमेंट करेंगे। वैसे ही जुडिशरी की बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब सर ने कहा कि उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट पढ़ने के लिए स्पीकर का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। करिए आप स्टैटिक के ऊपर बिल्टअप करिए और करंट के साथ लिंकअप करिए और उसके साथ सिलेबस की जो पॉइंट्स है उसको देखिए। इसमें भी आपको पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे। तो मेनली ये 4-5 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये 4 या 5 है, और साथ में सर ने साइंस एंड टेक बताया, इसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो दिस आर द 5 कोर एरियाज वेयर द यूपीएससीज मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन। इसके ऊपर से करंट भी आएगा, तो इसी से ही आएगा। हिस्ट्री में करंट पूछ रहा है आजकल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स? 2023 का अगर आपने 2022 का पेपर देखा होगा तो यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड अ स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य एट हैदराबाद। अब द इनॉग्रेशन वाज रिसेंटली, ओके, मतलब रिसेंटली मतलब एक आध साल में। यूपीएससी के लिए थोड़ा करंट अफेयर्स बासी हो जाता है, रॉटन करंट अफेयर्स कहते हैं हम लोग, 1.5-2 साल भी कभी कभी चला जाता है। और उसमें उसने ये नहीं पूछा कि स्टैच्यू की हाइट कितनी थी, पूछा कि व्हाट वर द टीचिंग्स व्हिच वर गिवन बाय रामानुजाचार्य। सो दिस इज समथिंग व्हाट इज बैकवर्ड लिंकेजेस एंड दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। ये ज्योग्राफी में भी आएगा। अभी तुर्की में अर्थक्वेक आया था, आपको देखना है एनाटोलियन प्लेट आ रही है,
यू नो दैट ना, यू माइट हैव स्टडीड प्लेट टेक्टोनिक्स राइट। अब प्लेट टेक्टोनिक्स देखा है तो आपको एनाटोलियन प्लेट की लोकेशन देखनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा था, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। भारत के अंदर अभी फिर से आज ही इनफैक्ट मैं न्यूज़ में देख रहा था कि उत्तराखंड में इनफैक्ट है ना प्रिडिक्शन आया है और कहा गया है कि भाई देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हेवी अर्थक्वेक। अब बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए क्या मेथोडोलॉजीज अभी नहीं निकल के आई। यूपीएससी हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन साइक्लोन एज वेल। अब साइक्लोन बहुत सारे आते हैं, अब रट्टा मार के गए थे कि साइक्लोनिक वो क्या है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। 4-5 ईयर्स बैक इन द मेंस एग्जामिनेशन पूछा कि नाम कैसे दिया जाता है, ये फालिन है और फिर है ना टाइप अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, कटरीना रीटा अमेरिका वाले देते हैं, ओके ये हम लोग देसी नाम देते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड दैट। तो दिस इज ऑलवेज द बैकवर्ड लिंकेजेस दैट विल हेल्प यू। तो ये 5 एरियाज है, ये 5 एरियाज को आप फोकस करिए और इसी से ही आप अपना बिल्डअप कर सकते हो मेनली। तो बाकी रेस्ट आशीर्वाद सर आपको हेल्प करेंगे इन द होल अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस।